हेलो फ्रेंड्स। कल हमने ग्लाइकोलाइसिस को समझा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए ये देखना चाहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस को कुछ जो स्टेप्स हैं वो ऐसे हैं कि जो ग्लूकोज के एंटर करने या अपटेक करने या ग्लूकोज के कंसंट्रेशन जो ब्लड के अंदर चल रही है उसको रेगुलेट करते हैं। कब तो ज़्यादा लेना है, कब कम लेना है। तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम रेट लिमिटिंग स्टेप्स कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो इसको हम हल्के से उसमें कहें तो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है हमको कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कि ग्लाइकोलाइसिस का नियमन या नियंत्रण कैसे होता है। तो देखो, हमने देखा पहला स्टेप कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज एटीपी से क्रिया करता है और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस एटीपी, तो ये ग्लूकोज एटीपी के साथ क्रिया करता है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, बात ये है कि जैसे मान लो ये है ब्लड को ले जाने के लिए वाहिका और ये दिस इज सेल, इस तरह से। तो यहां पर ब्लड के साथ में इस जगह पर ग्लूकोज है, ठीक। अब देखो, किसी भी वजह से इंसुलिन ये लगाओ या कैसे भी करो कि ब्लड जो है ग्लूकोज जो है वो यहां से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के द्वारा इस जगह से यहां पर आता है, इस जगह पर आता है, ठीक। अब इस जगह पर हमको पता है कि भाई ये साइटोप्लाज्म है, कि साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। तो साइटोप्लाज्म में आते ही ये ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब बात यह है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट क्यों होता है, इसका फर्क है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होने का कारण पहला तो ये है कि इससे ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा यहाँ पर लो रहती है। पहली बात तो ये है कि जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका पहला फायदा तो ये होता है कि इस जगह पर हमेशा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लो होती है। और जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लो होती है तो उस कंडीशन में जो ग्लूकोज है वो लगातार ब्लड से और साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करता रहता है, ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो किसी कारणवश इस जगह पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हाई ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कभी भी वापस नहीं जाएगा ब्लड के अंदर, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी ये कि भाई जब लो कंसंट्रेशन थी तब तो इसको अंदर ले लिया गया, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन हाई हो गई तो उसके बाद अब इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को वापस से ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो पहला स्टेप है वो ये है, यहाँ भी रेगुलेशन होता है कि हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जरूरी होता है बनना, क्योंकि इससे दो चीजें हैं। एक तो हमने देख लिया कि भाई कभी भी यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई नहीं होती है, ठीक है, हमेशा ग्लूकोज की कमी ही रहती है। दूसरी, अगर जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। केवल देखो, बात यह वापस इसलिए नहीं आता है कि यहाँ पर केवल ग्लूकोज को अंदर आने के लिए ट्रांसपोर्टर्स हैं, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को बाहर जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टर्स नहीं है। तो इसलिए हमेशा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का निर्माण इसके अंदर होता है। सेकेंड इज एक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आइसोमरेज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में
बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दिस इज द ऑल्सो रेट लिमिटिंग स्टेप। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अगर मान लीजिए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन लो है, तो उस कंडीशन में बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की कंडीशन लो है, तो उस कंडीशन में बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और अगर ये ज्यादा है तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये भी यहां पर होता है, यानी कि इस जगह पर यहां ये लिमिटिंग स्टेप है कि अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन लो है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और अगर हाई है तो फिर ये वापस से रिबैक हो जाता है। अब देखो बात है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो ये इट कैन आइदर बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, इट कैन आइदर बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट देन ग्लाइकोजन, देन कन्वर्टेड स्टोर हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। लेकिन ऐसा तभी होता है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। ठीक है। दूसरा, इट कैन बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इट कैन पायरुवेट, जो नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस है उससे चले पायरुवेट। उसके बाद एक चीज और है जो इसकी रेट लिमिटिंग बनाती है इसको, वो है कि पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये जो पायरुवेट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पायरुवेट जो है इससे एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, और एसिटिल कोएंजाइम ए से फिर बनता है सिट्रिक एसिड ये। ठीक है। अगर मान लीजिए सेल के अंदर सिट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बैक हो सकता है। तो ये क्रेब्स चक्र की बात कर रहे हैं हम, और क्रेब्स चक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये वापस से यानी किस में बैक हो सकता है, ये वापस से साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर बैक हो सकता है। और इस जगह पर आकर ये एटीपी सिट्रेस लाइज, एटीपी सिट्रेस लाइज एक एंजाइम है, एटीपी सिट्रेस लाइज, इस एंजाइम की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। और एसिटिल कोएंजाइम ए ये फिर लिपिड्स के सिंथेसिस में काम में आता है, लिपिड्स बायोसिंथेसिस, एसिटिल कोएंजाइम ए। या फिर जो कोलेस्ट्रॉल यानी इसको कहते हैं फैटी एसिड से लिपिड बनता है, फैटी एसिड के सिंथेसिस में काम में आता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में काम में आता है। ये चीज है। तो थोड़ा सा ये समझना है आपको कि यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों बनता है, दूसरा ये यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे होता है, तीसरा ये पायरुवेट से तो सिट्रिक एसिड बनता है। इसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो तो ये वापस से साइटोसोल में आ जाता है, और फिर ये इस एंजाइम की सहायता से एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये एसिटिल कोएंजाइम में फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन में सिंथेसिस में काम में लिया जाता है। तो दिस इज द एक सिंपल वे टू रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखना चाहेंगे क्रेब्स चक्र। ठीक है। देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज से बना ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड कहां प्रवेश करेगा, ये पायरुविक एसिड प्रवेश करेगा किस जगह पर, ये जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में।
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि पायरुविक एसिड के अंदर है 3 कार्बन। तो पायरुविक एसिड के 3 कार्बन कभी भी, यानी कि पायरुविक एसिड का सीधा के सीधा मॉलिक्यूल कभी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है या जो मेम्ब्रेन है वो 3 कार्बन के लिए अपारगम्य है। इसलिए इसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए, और उसके बाद ये एसिटिल कोएंजाइम में प्रवेश करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, देन क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज द एसिटिल कोएंजाइम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। यानी कि एसिटिल कोएंजाइम में एक कनेक्टिंग लिंक है एसिटिल ग्लाइकोलाइसिस और किसके अंदर, क्रेब्स चक्र के अंदर, यानी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ता है एसिटिल कोएंजाइम ए। तो हमारा जो आज की हेडिंग है वो है एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण। एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। देखो पहली बात तो ये है कि अभी हम पायरुविक एसिड की बात कर रहे थे, तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण है वो पायरुविक एसिड के साथ ही जो सेल का साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है उसी में संपन्न होता है। तो इसमें कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो देखो हमारे पास ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बने हैं हमारे पास पायरुविक एसिड के। तो ये सीधी सी बात है कि यहाँ से 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बचेंगे, बनेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए के। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, देखिए ये संक्षिप्त क्रिया है, इसको हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास देखो हम कह रहे हैं भाई ग्लूकोज का फुल ऑक्सीडेशन, यानी पूरा ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, जिससे 6 CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो देखो यहाँ पर जो ये है 6 कार्बन, इनमें से 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने। अब जब ये एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है तो इसमें से 2 मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकल जाते हैं, अर्थात इस 6 कार्बन में से 2 कार्बन चले गए, केवल हमारे पास 4 कार्बन बचे जो एसिटिल कोएंजाइम की फॉर्म में है। ठीक है, फिर ये 4 जो मॉलिक्यूल, जो कार्बन के मॉलिक्यूल बचे हैं, ये 4 कार्बन भी क्रेब्स चक्र में विभिन्न जगहों पर CO2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और क्रेब्स चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली जो रिएक्शन है वो है हमारी पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अब चाहे 1 मॉलिक्यूल लो चाहे 2 मॉलिक्यूल लो, लेकिन बात है कि जब हम बात एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की कर रहे हैं तो इससे 2 मॉलिक्यूल ये बने, 2 मॉलिक्यूल ये बनेंगे, तो जो भी कुछ होगा वो यहाँ पर डबल ही होगा। ठीक है, उसका गुणा हम 2 से करेंगे। तो ये पायरुविक एसिड प्लस थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट, दोबारा से थायमीन पायरोफॉस्फेट। इस क्रिया में यहाँ पर एंजाइम काम करे, सॉरी जो ये Mg+2 की उपस्थिति में एंजाइम जो है वो है डीकार्बोक्सिलेज या पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज भी कह सकते हैं। अब डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है इसकी उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो यहाँ से भी CO2 के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, मतलब CO2 बाहर निकल जाती है, तो ये बनेगा एसिटिल TPP, एसिटिल थायमीन पायरोफॉस्फेट प्लस CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, अब एक पायरुविक एसिड से एक CO2 निकलती है तो 2 पायरुविक एसिड से कितने निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल जाएंगे। मैंने बताया था 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकलेंगे और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एसिटिल कोएंजाइम के। अब एसिटिल TPP, दूसरी रिएक्शन एसिटिल TPP प्लस लिपोइक एसिड। अब ये लिपोइक एसिड है,
ये लिपोइक एसिड यहाँ पर ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है। और इस जगह पर जो एंजाइम काम में आएगा वो है लिपोइड डिहाइड्रोजिनेज या लिपोइड एसिटिल ट्रांसफरेज, सॉरी लिपोइड एसिटिल ट्रांसफरेज, लिपोइड एसिटिल ट्रांसफरेज। तो इस एंजाइम की उपस्थिति में जो एसिटिल टीपीपी प्लस लिपोइड है, इससे बन जाता है एसिटिल हाइड्रोलिपोइड, एसिटिल हाइड्रोलिपोइड। एसिटिल हाइड्रोलिपोइड, ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन है। तो एसिटिल हाइड्रोलिपोइड से अब कोएंजाइम ए, तीसरी रिएक्शन एसिटिल हाइड्रोलिपोइड, एसिटिल हाइड्रोलिपोइड प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए या कोएंजाइम ए COASH, कोएंजाइम ए। तो इसकी जो रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर एंजाइम काम में आता है अब डिहाइड्रोजिनेज, लिपोइड डिहाइड्रोजिनेज, लिपोइड डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम यहाँ पर काम में आता है। अब इस एंजाइम की उपस्थिति में एक तो यहाँ पर बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस एक बनता है लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड। और लिपोइक एसिड क्या है यहाँ पर, ये है रिड्यूस्ड यानी कि अपचयित लिपोइक एसिड है। और इस अपचयित लिपोइक एसिड से नंबर 4 लिपोइक एसिड प्लस कौन सा लिपोइक एसिड है, रिड्यूस्ड। इस लिपोइक एसिड को ग्रहण करने के लिए होते हैं हमारे पास NAD आयन, तो ये एंजाइम वही काम में आएगा डिहाइड्रोजिनेज। और इस एंजाइम की उपस्थिति में अब बन जाएगा एक तो बनेगा लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड। अब इसके जो हाइड्रोजन थे वो किसके पास आ गए, इसके पास, प्लस NADH प्लस H प्लस। तो ये जो लिपोइक एसिड है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और दोबारा से इस जगह पर उपलब्ध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण हो जाता है। अब यही एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब ये एसिटिल कोएंजाइम एक क्रेब्स चक्र में जाएगा। तो मैंने बताया था कि भाई 6 में से 2 कार्बन तो यहाँ चले गए, तो वो यहाँ निकल गए, ठीक है। और 6 कार्बन में से बचे 4 कार्बन। अब ये 4 कार्बन भी एसिटिल कोएंजाइम में जब प्रवेश करेगा तो एक मॉलिक्यूल, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल फिर बने हैं, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। तो इस तरह करके 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे एसिटिल कोएंजाइम के। क्रेब्स चक्र में एक बार में एक एसिटिल कोएंजाइम में प्रवेश करेगा। एक एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन है, तो जब वो प्रवेश कर जाएगा तो उसकी CO2 बाहर निकल जाएगी। फिर दूसरा मॉलिक्यूल वो प्रवेश करेगा, फिर उससे CO2 बाहर। इस प्रकार से 6 की 6 कार्बनिक ग्लूकोज के CO2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ATP का निर्माण कैसे होता है ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक चीज फिर बता दो कि जो NADH प्लस H प्लस है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाते हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही हमने NADH प्लस H प्लस रिड्यूस्ड कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी देखा था, जहाँ पर जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, उससे जब 1,3-डाई-PGA बनता है तो उस समय जो हाइड्रोजन निकलती है वो भी NADH प्लस H प्लस ग्रहण करता है और वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।